साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे 20 जून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो यहाँ मैंने दे दिया है कलेक्ट करके। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला जो मुद्दा अभी सबसे ज्यादा विवादित है और सबसे ज्यादा चर्चा में है, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के आसपास जो संघर्ष चल रहा है चीन और भारत के बीच। तो वो हिंसक झड़प जो हुआ, जिसमें 20 भारतीय वीर सिपाही जो शहीद हो गए, उसके बाद और भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि चीन की क्या स्थिति होगी आगे, क्या वो किस तरह का निर्णय लेगा, किस तरह की उसकी एक्टिविटी होगी। इस पर सब पर भारत सरकार तीनों सेनाओं की मदद से नजर रख रहा है। तो ध्यान रखना है कि इसी को ध्यान में रख करके गलवान घाटी में जो हिंसक संघर्ष हुआ, तो प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में देश के सभी महत्वपूर्ण दलों ने भाग लिया। और इसमें दो दलों को छोड़कर सभी दलों ने सरकार के पक्ष में या सरकार के निर्णय के साथ होने का अपना एक मजबूत फैसला लिया। ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है कि गलवान हिंसक संघर्ष में सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ सवाल उठाए सरकार के निर्णय पर, लेकिन बाकी अन्य सभी पार्टियां भी, सभी दल सरकार के सभी फैसलों के साथ एकजुट होकर खड़े हैं ताकत के साथ, ताकि हम इस संघर्ष को जीत सकें और अपना भारत का जो सामरिक क्षेत्र है उसमें कोई भी समझौता न करें। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इसी गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ है उसी को लेकर सरकार अब चीनी सामानों के आयात को रोकना चाहती है कि ताकि हम आर्थिक रूप से उसको कमजोर कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारा सामान चीन से आता है और यहाँ के उपभोक्ता उसको यूज करते हैं, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी मजबूत होती है। तो अर्थव्यवस्था कमजोर हो चीन का, उसको आर्थिक रूप से हम लोग दंडित कर सकें, सजा दे सकें, इसके लिए चीनी सामानों के आयात को रोकने के लिए सरकार नई ई कॉमर्स नीति लाना चाहती है, जिस पर काम चल रहा है कि कुछ नियम को बदलाव करके आयात को रोका जाए, वहां के सामानों को यहाँ आने न दिया जाए, ताकि भारत आत्मनिर्भर भी बने, यहाँ का प्रोडक्ट भी डेवलप हो और साथ ही आर्थिक रूप से उसको हम तोड़ सकें। और इसी को ध्यान में रख करके ये नई ई कॉमर्स नीति बनाए जाने की बात सरकार कर रही है। ध्यान रखना है कि नई जो ई कॉमर्स नीति का उद्देश्य है कि ई कॉमर्स का जो बाजार है भारत का वो 30 अरब डॉलर का है। तो 30 अरब डॉलर बहुत बड़ी राशि है और इसमें चीन की बहुत बड़ी भागीदारी है। और ध्यान रखना है कि 2024 तक यह बाजार 150 अरब डॉलर के करीब पहुंचने का अनुमान है। तो अगर ये नीति बदली और आयात को रोका गया चीन के सामानों को, तो इस तौर पर चीन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और जिससे चीन भारत की ताकत का एहसास करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि नई ई कॉमर्स नीति आने की घोषणा की गई है आयातों को रोकने के लिए, कि चीनी सामान को भारत में कम से कम लाया जाए। नेक्स्ट है एक न्यूज इकोनॉमी से कि RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी की जो बड़ी कंपनी है, ये अब भारत की एक कर्ज मुक्त कंपनी के रूप में उभर गई है। मतलब अब इस पर किसी तरह का कोई लोन नहीं है, कर्ज नहीं है, कारण कि पिछले 2 महीने से RIL ने अपना राइट इशू जारी किया था। कोई भी जियो वगैरह में अपना शेयर खरीद सकते थे। उसके अलावा विदेशी निवेशक भी काफी बड़े पैमाने पर निवेश किया और इस 2 महीने में 1.69 लाख करोड़ रुपया जुटाया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। और RIL के इस इतने बड़े अमाउंट को जमा करने के कारण अब इस पर किसी तरह का लोन कर्ज नहीं है और इस प्रकार से एक बड़ी कंपनी कर्ज मुक्त बिना किसी लोन का एक कंपनी पर काम हो रहा है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। ये ध्यान रखना है कि मुकेश अंबानी मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त होने का योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन 2021 के जगह ये इसी माह जून 2020 में हो गया। मतलब लगभग 8 महीने पहले ये कंपनी ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। अब इस तरह की कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी, इस पर किसी तरह का लोन नहीं है, ये अपने आप में एक आर्थिक क्षेत्र का एक बड़ा उपयोगी अचीवमेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो देती है किसी भी अर्थव्यवस्था को रेटिंग करती है, अर्थव्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से काम कर रही है। तो ध्यान रखना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स कहते हैं इसको, भारत ने GDP की वृद्धि जो है वो 8 साल में पहली बार निगेटिव होगी, मतलब 0 से भी नीचा चला जाएगा।
और इस तौर पर नकारात्मक वृद्धि का संकेत दिया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फीच रेटिंग्स ने। तो ये ध्यान रखना है, जीडीपी का ग्रोथ निगेटिव होने का अनुमान जाहिर करने वाला एक क्रेडिट रेटिंग है और ये 8 साल में पहली बार हुआ है। मतलब 8 साल में पहली बार यह घटना है कि भारत का जीडीपी निगेटिव हो जाएगा, शून्य से नीचे चला जाएगा, ऐसा अनुमान माना जा रहा। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र से ही एक और बैंक का एक आकलन है, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जो एशियाई देशों के लिए काम करता है। और इसने कहा कि चालू वित्त वर्ष, तो चालू वित्त वर्ष मतलब 1920 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस दौरान जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था कुल है, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है ये, उसके कुल सेट में 4% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब 4% इसका आकार घट जाएगा पहले की तुलना में। तो ध्यान रखना है कि चालू वित्त वर्ष 19-20 में एडीबी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% का संकुचन आ जाएगा, मतलब वो घट करके जितना था उसमें 4% की कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि 4% संकुचित होने का अनुमान लगाया गया। एक न्यूज और, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आजकल, कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर का एलएसी है, ये ध्यान रखना है। एलएसी बहुत चर्चा में है, एक होता है एलएसी और एक होता है एलओसी और एक होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। 3 तरह का सीमा या रेखा की बात होती है, तो हम यहाँ आज एलएसी की बात कर रहे हैं। तो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, ध्यान रखना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर अभी बहुत ज्यादा चर्चा है, तो ये ध्यान रखना है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये 3488 किलोमीटर की लंबी दूरी है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और इस रूप में इतने बड़े लंबे क्षेत्रों में मतभेद उभर गया है चीन और भारत के बीच, और इसके कारण भारत सरकार ने इस सभी एलएसी पर अपने सेना को अलर्ट रहने की घोषणा कर दिया। तो एलएसी होता क्या है, इसको समझना है। तो ध्यान रखना है, ये न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और न ही मानचित्र पर दिखाया गया कोई रेखा। ये होता है कि जब भी कोई युद्ध हो जाए और युद्ध विराम करने के लिए जहां पर सेना ठहर जाए दो देशों की, उसको हम एलएसी मान लेते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा। मतलब युद्ध विराम को कायम करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए जो सेना जहां पर है वहीं पर रुक जाए, कोई आगे ना जाए, जहां पर अपनी स्थिति पर वहीं पर स्थिर हो जाए, तो उस रेखा को एलएसी मान लिया जाता है। और इस तौर पर 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच, जिसमें चीन भारत की सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन युद्ध को रोकने के लिए दोनों सेनाएं युद्ध विराम घोषणा किया। चीन की सेना जहां तक थी वहीं पर रुक गई, भारत की सेना जहां तक थी वहां तक रुक गई, और बीच में जो पार्टीशन हो गया उसी को एलएसी मान लिया गया। तो ध्यान रखना है कि 1962 के बाद एलएसी है भारत और चीन की, जिसका कोई मानचित्र पर किसी तरह का रेखांकन नहीं होता कि कहां पर रेखा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस रेखा को मान्यता नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3488 किलोमीटर का एलएसी है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और इस मतभेद की वजह से सेना पूरी तरह से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अलर्ट है कि चीन किस तरह का कदम लेगा, उस तरह से हम लोग को भी उस रूप में रिस्पॉन्स देना है, टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसा अब भारत करना चाहता है और इस रूप में भारत काम कर रहा है। एक खेल जगत से न्यूज है, इसको ध्यान रखना है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने बैडमिंटन के खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को खेल रत्न के लिए नामित किया। ध्यान रखना है कि किदाम्बी श्रीकांत को कुछ दिन पहले एक गलती के लिए इनको पनिशमेंट देने की बात चल रही थी, लेकिन गलती की माफी मांग लेने के कारण किदाम्बी श्रीकांत एक समय विश्व के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इनको देखा जाता था, और इसके कारण ही बैडमिंटन संघ ने इनको इस साल खेल रत्न के लिए नामांकित किया। जब इन्होंने माफी मांग लिया, क्योंकि एक मैच में, एशियाई गेम्स में भाग लेने के जगह पर ये खेल में भाग नहीं ले सके और बाहर हो गए, खुद अपने मन से डिसीजन ले लिया। इसके कारण बैडमिंटन संघ ने इनको दंडित करने का प्रावधान लिया, लेकिन इन्होंने माफी मांग ली कि हमसे गलती हो गई, और परिणाम स्वरूप भारतीय बैडमिंटन संघ ने इनको खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया। तो यही आज का करंट अफेयर है, जो 20 जून का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।